क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ना अपन को एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में करंट जा रहा है, जो वायर्स का पोर्शन दिया हुआ है। सो करंट इसमें मूव कर रहा है और इस पूरे पोर्शन की वजह से हमको ओ पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए, कि आप उस पोर्शन को डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो नंबरिंग कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को नंबर कर दिया, इसकी नंबरिंग कर दी 1, है ना, इसकी कर दी 2, इसकी कर दी 3 एंड इसकी इसकी नंबरिंग कर दी मैंने नंबर 4। ठीक है। सभी पार्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इंडिविजुअल, और सभी का वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। क्यों करना है वेक्टर सम? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे निकालने के लिए मैं सभी का कर रहा हूँ वेक्टर सम। ठीक है ना? ओके। अब आगे चलते हैं। करंट की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 1 एम्पियर दी है, और R1 रेडियस मेरे को दी है 10 सेंटीमीटर, और R2 रेडियस मेरे को दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि अगर ये वायर है ना, ये वायर है, तो इस वायर के एक ये वाला पॉइंट है, इसके जस्ट इस वायर के बिल्कुल सामने, और एक इसके बिल्कुल पीछे। सपोज कर लेता हूँ कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ऊपर की तरफ इस लाइन के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और यहाँ नीचे की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इस लाइन पे। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, इसके सराउंडिंग में, है ना। और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, इतना तो सबको मालूम है। चलो, तो इसीलिए ये जो पोर्शन है हमारा, पोर्शन नंबर 1 और पोर्शन नंबर 2, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ओ वाले पॉइंट पे वो हो जाएगी 0, क्योंकि इस पोर्शन की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली इस पोर्शन की वजह से यहाँ पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी ऊपर नीचे, सिमिलरली इसके भी ऊपर नीचे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फॉर पोर्शन 1 एंड 2 मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 1 और जो 2 वाला पोर्शन है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ए बी लिखा है मैंने, इसको चेंज करके 1 और 2 कर देता हूँ। राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। चलो, अब हम बात करते हैं बाकी जो हमारे दो बचे हुए पोर्शंस हैं, उनकी वजह से कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मेरा एक पोर्शन है ये 4 वाला, और एक ये पोर्शन है 3 वाला। ठीक है ना? तो मैं इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर वो फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है, और आर उसकी रेडियस है, तो किसी भी पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/4πr इंटू। अब ये तो मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्क है ना, ये यहाँ पे सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 180 डिग्रीज, यानी कि पाई रेडियंस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा? पाई। दोनों के दोनों आर्क, ये आर्क भी और ये आर्क भी सेमी सर्कुलर आर्क हैं, दोनों आर्क सेंटर पे पाई रेडियंस का एंगल सबटेंड करेंगी। ठीक है ना? तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं इस फॉर्मूले में फाई की जगह पाई पुट करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा μ0I/4r। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सेमी सर्कुलर आर्क की। राइट। अच्छा, अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो थर्ड वाले पोर्शन की और फोर्थ वाले पोर्शन की निकालनी है। तो थर्ड वाले पोर्शन की कितनी हो जाएगी? μ0I/4r2, क्योंकि ये जो मेरा थर्ड वाला पोर्शन है इसकी रेडियस है r2। ठीक है ना? अच्छा, इसकी वजह से डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? देखो, करंट की डायरेक्शन है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को अगर कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा आपको। ठीक है। तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब आपका बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि स्क्रीन के बाहर होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +k। ये डायरेक्शन हो गई। अब बात करते हैं ये वाले पोर्शन की, फोर्थ वाला पोर्शन। तो फोर्थ वाले पोर्शन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो है आपकी क्लॉकवाइज में। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाऊंगा तो थंब मेरा इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ होगी स्क्रीन के। तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने -k। बाकी μ0I/4r1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस r1 है। ठीक है। अब मेरे को टोटल निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास पड़े हैं पोर्शन 3 और 4 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इनकी तो वैल्यू 0 है। राइट। अब आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, μ0I/4
1/r2 माइनस 1/r1, क्योंकि r1 नेगेटिव है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। r1 और r2 की वैल्यू पता है, म्यू नोट की जगह वैल्यू आ जाएगी 4/10⁻⁷, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, r2 की जगह आ गया 2 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10⁻²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 20 × 10⁻² है, तो ये रह जाएगा 2 × 10⁻⁻1 है ना। 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, ये है 10 × 10⁻², और ये मल्टीप्लाई करने पे 10⁻1 होगा, ऊपर जाएगा तो ये 10 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड में ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, तो 10 को बाहर ले लेते हैं, तो 10 बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 तो 1/2 ही होता है, और जो हमारा 10⁻⁻7 है उसको मल्टीप्लाई कर दें हम 10⁻1 से, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और 1/2 - 1 हो जाएगा हमारा 1/2। तो पाई पहले ही सही था, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 इंटू में 10⁻6 आ गया मेरा, ठीक है। अब 10⁻6 को हम म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/2 μt, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।